नमस्कार, मैं ब्रज दांगी नमस्कार सर। उर्फ शशि, अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ गुजरात के इस मार्गदर्शन के सेशन 4 में आपका स्वागत करता हूँ। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, रणधीर दांगी जी, वो बिहार के रहने वाले हैं। बिहरगांव उनका गांव है, गया जिला में। और ये अभी मुंबई में भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में कार्यरत हैं। तो आज उनसे हम अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वो नवोदय के छात्र रहे हैं, उस पे चर्चा करेंगे, उनकी स्नातक डिग्री पर चर्चा करेंगे और वो अलग-अलग सामाजिक संगठनों से भी जुड़े रहे हैं और हर तरह से वो लोगों की मदद करते रहते हैं, उसमें आगे आते हैं, चाहे वो शिक्षा संबंधी और हर तरह से। तो आज उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो रणधीर दांगी जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार रणधीर जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर। मैं बहुत अच्छा हूँ सर। सबसे पहले तो मैं ब्रज दांगी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि भूले बिछड़े लोगों को एक एक प्लेटफॉर्म पे लाके बातें कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है सर। और जैसा कि धन्यवाद, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस हौसला अफ़ज़ाई के लिए। शायद कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। हमारा संपर्क फिर से स्थापित हो गया है। आपको आवाज़ मेरी आ रही है रणधीर जी? हाँ, बिल्कुल आ रही है सर आपकी आवाज़। मेरी आवाज़ जा रही है आपके तो पास? बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम लोग शुरू ओके करते सर। हैं फिर से। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो सबसे पहले रणधीर जी आप के बारे में जानना चाहूँगा बिकॉज़ ये एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं। तो अपने दर्शकों से माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी-सी तकनीकी दिक्कत के कारण हमें थोड़ी देर के लिए आपको इंतज़ार करवाना पड़ा, बट हम वापिस आ गए हैं। सो हमारे साथ रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो हम आगे की बातें रणधीर जी से सुनेंगे। सो रणधीर जी प्लीज़। बहुत-बहुत धन्यवाद ब्रजभूषण साहब, शशि साहब, नमस्कार आपको। आपने जो इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दिया, मैं वापस वहीं से शुरू करना चाहूँगा कि और मेरे बारे में आप बिल्कुल, जानना बिल्कुल, चाहे, बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है कि सर मेरा नाम रणधीर कुमार हुआ। बिहरगाई ग्राम हुआ, गाँव का बिहरगाई नाम हुआ और जिला गया का निवासी हूँ सर। और जहाँ तक मेरे बारे में जानना चाहें, अभी फ़िलहाल मैं बीएआरसी में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में कार्यरत हूँ फ़िलहाल अभी। मैं यहीं अभी हमारी वर्क चल रही है। जी, जी। तो रणधीर जी सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप जैसे आपने बताया कि आप बिहरगाई गाँव से हैं, तो मैं ये जानना चाहूँ कि आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ पे हुई? हमारी प्राथमिक शिक्षा सर गाँव में ही हुई। बचपन से ही मुझे पढ़ाई में बहुत ही अच्छा लगाव रहा है और मैंने पढ़ाई जो किया वो एक छोटा-सा गाँव विद्यालय था, उसका नाम ज्ञानोदय विद्यालय था। उसके बाद वहाँ से मैं बांके बाज़ार हमारे ही एरिया में पड़ता है, आवासीय प्रगति पब्लिक स्कूल है। तो वहाँ पे पढ़ते-पढ़ते एक हमारे शिक्षक महोदय से मुलाकात हो गई वहीं पे। वो नवोदय पढ़ के आए थे और उन्होंने नवोदय पढ़ने के बाद वो जब आए तो हमारे शिक्षक बने। तो उन्होंने मोटिवेट किया कि आप एक काम करो, तुम्हारी पढ़ाई अच्छी है, तुम अच्छे पढ़ लेते हो, तो एक काम करो तुम अलग से मेरे पास में आया करो और बैठा करो और नवोदय की तैयारी करा करो। तो सर वहीं से मेरी शुरुआत हो गई, आगे की जर्नी शुरू हो गई। जी, जी। तो नवोदय की तैयारी के लिए
नवोदय के बारे में एक्चुअली काफ़ी लोग नवोदय की बातें करते हैं, बहुत कम लोग उसके बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप नवोदय विद्यालय के क्या बेनिफिट्स है या क्या वहाँ पे मिलता है या फिर वहाँ कोर्सेज़ करके आप क्या कर सकते हैं? कुछ अगर इन चीज़ों पे विचार करें, अगर लोगों को वहाँ पे एडमिशन्स लेना तो क्या-क्या तैयारियाँ कर सकते हैं? पेरेंट्स को क्या बेनिफिट है? टीचर्स स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट है? तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि नवोदय विद्यालय हम गरीब गरीब बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा एक स्ट्रीम का काम करेगा। ये ये ऐसा स्ट्रीम है ना, ये ऐसा जगह है कि मतलब जिन माँ-बाप के पास पैसे नहीं है, धन नहीं है, वो नवोदय विद्यालय में जा सकते हैं। नवोदय विद्यालय में ओवरऑल ग्रोथ होता है, मतलब आप किसी में कम फील्ड में नहीं आ सकते कि कौन से फील्ड में मतलब हर फील्ड में वो आगे बढ़ सकता है। ऐसा है नवोदय विद्यालय का। नवोदय विद्यालय इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन दिस वर्ल्ड ही मैं बोल लूँ तो अच्छा चलेगा ही। और जहाँ तक नवोदय विद्यालय, ईशानिक विद्यालय, नेतरहाट, ये जो विद्यालय रही, इन्होंने वैसे बच्चों को ग्रोथ करवाया जो गाँव के ग्राम के पिछड़े जहाँ पे कोई संसाधन नहीं था, वहाँ से उठा के बच्चे को आगे बढ़ाता है सर। इसलिए नवोदय विद्यालय वन ऑफ द बेस्ट विद्यालय है सर। जी, तो इसमें एडमिशन के लिए कोई खास प्रक्रिया होती है या फिर डायरेक्ट एडमिशन्स होते हैं या एंट्रेंस होते हैं, कैसा रहता है इनका? हाँ, जैसे कि इसमें छठी क्लास से एडमिशन होती है, बाद में तो लैटरल एंट्री में 9th क्लास में भी एंट्री हो जाती है, आपका 11th क्लास में भी लैटरल एंट्री में आते हैं। लेकिन जो बच्चे 5वीं पढ़ लेते हैं गाँव के विद्यालय में, तो वो छठी कक्षा के लिए उनको 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, जिसमें 60 मार्क्स आपका रीजनिंग रहता है, 20 हिंदी रहते हैं और 20 मैथ्स रहते हैं। तो मेरा कहने का एक तात्पर्य हुआ सर कि अगर बचपन से अगर बच्चे अगर अच्छा स्ट्रीम और अगर रीजनेबल सोचना शुरू कर दे, रीजनिंग को एनालिटिकल वे में थिंकिंग करना शुरू करे, तो निश्चित रूप से वो बहुत ही आगे बढ़ सकता है। और यही नवोदय विद्यालय की मोटिव रहती है कि बच्चे को कम से कम इतना तो एनालिटिकल बनाओ कि आगे बढ़ते ही जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। एक दूसरी चीज़ नवोदय विद्यालय से मेरे को सुनने में, जैसे मैंने देखा भी है, कि जहाँ तक मैंने देखा है कि लड़कों की भागीदारी ज़्यादा है और लड़कियों की भागीदारी कम है, ऐसा क्यों? मैं ये इस बारे में आपको बताना चाहूँगा कि नवोदय विद्यालय में बेटियों को बहुत ज़्यादा ये दिया जाता है। अगर शायद बाहर वाले लोगों को लगे कि नवोदय विद्यालय में लेकिन बच्चों बेटियों को अगर एक बार अगर भागीदारी दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि जितना माता-पिता पालन-पोषण नहीं कर पाते ना, उससे ज़्यादा वो लोग केयर करते हैं। जैसे हमारे हाउस मास्टर सर हैं, टीचर्स हैं, वो इतना केयर करते हैं, इतनी केयरिंग करते हैं जिसका मतलब कोई एजुकेशन में कैसे लड़कियों को ग्रोथ करवाना चाहिए वो बिल्कुल करवाते हैं वहाँ पे नवोदय विद्यालय में। और मैं तो चाहूँगा कि हमारे जो छोटे-छोटे बच्चियाँ हैं बट बेटियाँ हैं, वो निश्चित रूप से आगे की ओर बढ़े और एक बार तैयारी करें और ज़रूर नवोदय विद्यालय की ओर प्रस्थान करें। अगर अब मुझे चाहिए, अगर उनको कुछ अगर चाहिए भी, तो मैं उनके लिए सपोर्ट करूँगा। उनके लिए जो भी अगर मान लीजिए कोई पढ़ाई में कोई अगर दिक्कत आती है और उनको किसी तरह से रीज़निंग समझ में नहीं आती, तो मैं उनके लिए ज़रूर कुछ करूँगा और उनको अगर आवश्यकता लगे तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगा सर। के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप आगे बढ़कर लोगों की मदद करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, और मैं चाहूँगा जो भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, अगर आपके बच्चे 5वीं क्लास में पढ़ते हैं और उनको अगर आप नवोदय विद्यालय में भेजना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि उसका नवोदय विद्यालय का इस साल का फॉर्म थोड़ा डिले हो गया, तो अभी निकला हुआ है और 30 नवंबर तक बिल उसकी आखिरी डेट है फॉर्म को भरने की। तो जिनके भी बच्चे 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, वो अपने बच्चों का हुँ, फॉर्म भर सकते हैं और ये आवेदन ऑनलाइन होना है।
और जहाँ तक रही तैयारी की बात, तो रणधीर जी ने कहा कि वो खुद नवोदय के छात्र रहे हैं, तो आपको तैयारियों में वो जितनी भी मदद हो सकेगी, हर संभव मदद हम लोग रणधीर जी के थ्रू और भी जितने लोग उनके मदद से आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो एक बार देखिए, समझिए। जी, रणधीर जी। हाँ, और क्यों नहीं समझा जा सकता है। ये तो इतनी अच्छी भारत सरकार की ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के थ्रू ये ऑर्गेनाइजेशन है। और आपको सबसे बड़ी बात है कि पूरे इंडिया के टीचर मिलते हैं जो सबसे बेस्ट टीचर होते हैं आपके लिए। एक क्रीम स्टूडेंट बनाने में ये बहुत बड़ा सहयोग करता है आपको। जैसे कि आज मैं अभी मैं बहुत खुशी की बात बताता हूँ कि मेरा एक दोस्त का फ़ोन आया। ये मेघालय से फ़ोन आया, इवोरलेंग जी, ढोलोई का। तो उन्होंने बताया कि जी, यार वी आर नवोदय जो मतलब कहीं भी हैं, बहुत अच्छे से हैं। वो अभी शायद अभी बैंक मैनेजर पे एसबीआई बैंक में पोस्टेड है। तो आज उनकी छुट्टी थी तो उन्होंने कॉल किया। मैंने उनको मैसेज सेंड किया और बोला कि भाई आप देख लेना मेरे को। जी, जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर। तो अभी एक्चुअली नवोदय पे तो हम आ गए, लेकिन अब एक चीज़ और जानना चाहूँगा, थोड़ा पीछे चलते हैं रणधीर जी। थोड़ा आपके हाँ, बिल्कुल। पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में समझना चाहूँगा। कैसे परिवार से आते हैं? गाँव में कैसा रहा आपका प्रारंभिक जीवन? उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। जहाँ तक आपने जो क्वेश्चन रेज़ किया है, ये बहुत अच्छी क्वेरी है सर। और मैं चाहता हूँ कि इस प्लेटफ़ॉर्म पे ज़रूर मैं बताऊँ कि मैं कैसा कैसा ज़िंदगी जी के आया है और किस तरह से मैंने स्ट्रगल किया है, वो मैं बताना ज़रूर चाहूँगा। जैसा कि पहली बात तो कि बिल्कुल, मेरे बिल्कुल सर, हम मेरे लोग घर सुनने में में बहुत उत्सुक हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे घर में पहली बात तो कोई मेरे घर में एक एक भी कोई 10वीं पास तो पढ़ी हुई नहीं, कोई पढ़े नहीं, 10वीं तक उन्होंने पढ़ा नहीं। हाँ, कोई कोई मतलब 7वीं 8वीं तक हमारे पूरे फैमिली में कोई पढ़ा नहीं। उसके बाद पापा का ऐसा रहा कि उन्होंने ऐसा बताया कि बेटा तू पढ़ा कर, तुमको और मुझे बचपन से ही इंटरेस्ट रहे कि पढ़ने के लिए। तो मेरे फादर तो किसान ही हैं, लेकिन वो क्या करते थे, फ़ोर व्हीलर बड़े वाले गाड़ी चला के और वो पैसे देते थे और पढ़ाते थे। उसी दौरान उनकी क्या हो गई, तबीयत खराब हो गई तो घर की माली हालत बिल्कुल खराब। हाँ, ब बचपन से और मुझे बहुत कष्ट होता था घर की जब हालत खराब देखता था तो। और माताजी किसी तरह से अपने घर को जी, चलाती जी। थी। किसी भी तरह से वो मतलब कहीं कहीं काम कर लेती थी। तो मुझे ना बचपन से बहुत ऐसे आँखों में रुलाई आ जाती थी सर। जी, जी। बहुत ही भावुक होता है वो पल याद करना, वो दौर याद करना, जब आपने संघर्ष को देखा है, माता-पिता को साथ में देखा है। और मैं बिल्कुल इस बात को समझ सकता हूँ रणधीर जी, कि जब वो दौर आता है तो उस पल में जीना और उसको याद करना, और आज आपने जो मुकाम हासिल किया है, तब वो दर्द कहीं न कहीं तो अंदर छुपा होता है और वो बाहर आ ही जाता है। हौसले को, आपके जज़्बे को सलाम कि आपने उन सारी विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए भी, कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छी कहावत है कि जो उड़ान होती है वो पंखों से होती है, हौसलों से होती है, पंखों से नहीं, क्योंकि पंख तो शुतुरमुर्ग के होते हैं पर वो नहीं उड़ता, बाकी पक्षी बिल्कुल उड़ते सर, हैं। तो बिल्कुल, बिल्कुल। आपने जो हौसला दिखाया, जो जज़्बा दिखाया, उसको पूरी दांगी समाज की तरफ से, हर किसी की तरफ से आपको बहुत-बहुत नमस्कार, बहुत-बहुत सलाम है। तो धन्यवाद सर। सर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर वहाँ से मैं आगे की ओर बढ़ा। तो फिर किसी तरह से फ़ादर ने, और मुझे बचपन से मालूम था कि मैं 5 भाई-बहनों में बड़े हूँ, मेरे को ही ज़िम्मेदारी सँभालनी पड़ेगी, मेरे को ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद मैं वहाँ से सिलेक्शन लेके सीधा नवोदय विद्यालय चला गया। नवोदय विद्यालय में तो 12th तक तो पढ़ाई कर ली। अब पढ़ाई करने के बाद जब मैं बाहर आया, तो मैं बोला कि यार अब तो आर्थिक स्थिति ऐसी है, ऐसी जर्जर है कि मैं कैसे चलाऊँगा? तो इसी दौरान में मेरे बड़े भैया जो हमेशा सहयोग करते रहते थे, शैलेंद्र कुमार उनका नाम हुआ, उनका बहुत बड़ा सहयोग जी, रहा। जी, जी। फिर शैलेंद्र जी को भी बहुत-बहुत आभार।
फिर उन्होंने आगे बढ़ाया, बोला कि मतलब बड़े भैया का रोल अदा करके उन्होंने पढ़ाया। उसके बाद बोला कि रणधीर तू टेंशन न ले, पढ़ाई कर। उसके बाद तुरंत उसी दौरान मेरे को 2009 में सिलेक्शन हो गई हमारे नवोदय विद्यालय में, ये सॉरी इंडियन एयरफोर्स में। इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गई वहाँ पे। तो इंडियन एयरफोर्स में तो भैया बहुत खुश हो गए कि चलो अब कम से कम ये संभाल लेगा अपने आप को। लेकिन वहाँ पे भी मुझे असफलता ही मिली। नवोदय मतलब मैं तो पूरा मेडिकल में अनफिट किया गया। पूरी तरह से सिलेक्शन हो गई थी, बट लेकिन मेडिकल में अनफिट किया गया। फिर भी उन्होंने बोला कि तुम रुक मत, तू पढ़, तू बहुत अच्छा पढ़ता है। उसके बाद पढ़ने लगा। फिर उसी दौरान में इधर BARC के फॉर्म निकल गई और उसी दौरान ग्रेजुएशन में कर रहा था। फिर सिलेक्शन हो गई तो फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की ओर मूव कर गया। जी जी। तो ये बिल्कुल कहते हैं कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह अपने आप निकल आती है रणधीर जी। और कहते हैं ना वो हमारे हम बचपन में कविता पढ़ते थे कि रसरी आवत जात थे सिल पर परत निशान। तो जब एक मुलायम नाजुक सी रस्सी एक पत्थर पे निशान खींच सकती है, तो जब आदमी मेहनत करे तो वो सफलता को क्यों नहीं पा सकता है। और आप इतनी असफलताओं को देखने के बाद, इतनी विपरीत परिस्थितियों में आप आगे आए थे और आपने अपने जज्बे को, अपने मेहनत को जारी रखा था। सफलता तो मिलनी ही थी। तो अब आगे ये केमिस्ट्री ऑनर्स लेने का क्यों ख्याल आया आपको? मतलब जस्ट ग्रेजुएशन करना था या क्या? लेकिन एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जब ग्रेजुएशन के दौरान, इन बिटवीन ग्रेजुएशन में जब मैं था, तो वहाँ पे क्या था कि मतलब जो बच्चे अभी बोलते हैं ना कि अरे यार मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे ये दिक्कत है, मेरी ये समस्या है, तो आप अपने मतलब आप अपने को छुपा रहे हैं। आप किसी को छुपा मतलब किसी को बता, मैं ये नहीं कर रहा, आप अपने कमियों को छुपा रहे हैं। तो उस कमियों को मत छुपाइए। अगर मेरे जैसा आदमी जब अगर गया में रह के फिर वापस मैं रांची से गया में आ गया, गया में आने के बाद पढ़ाई करने लगा, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने ट्यूशन पढ़ाया। ट्यूशन पढ़ा के बच्चे लोगों को, उसके से जो पैसे आते उसको से मैं अपना जो भी है कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते रहता था। तो मैं उन दोस्तों को कहना चाहूंगा कि जो कहते हैं ना कि मेरे पास ये संसाधन की कमी है, संसाधन की कमी नहीं होती है साहब, बस अपने आप को छुपाने की वो संसाधन होती है कि आप अपने आप को छुपाते हैं। इसलिए छुपाइए मत, आप अपने आप को आगे बढ़ाइए, आगे 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 जाइए। आपको बहुत अच्छा दुनिया में लगा। नाउ सी द वर्ल्ड, आप दुनिया में देखिए आगे क्या चल रहा है, क्या बढ़ रहा है। ऐसा करने का जरूरत है सर। और जहां तक आपने केमिस्ट्री को बोला, तो सर बचपन से ही मेरे दिमाग में फीड कर दिया गया था। और हमारे गुरु जो हैं अभी JNV अमित में हैं, अंशुमान सर, उन्होंने बचपन से ही मेरे को बोला था कि साइंस तो इतना अच्छा सब्जेक्ट है, साइंस में ही बहुत अच्छा किया जाता है। फिर साइंस को मैंने पकड़ लिया और इसके बाद मेरे को केमिस्ट्री से शुरू से ही लगाव रही। केमिस्ट्री में बहुत आनंद आता था, केमिस्ट्री लैब में जाना, केमिस्ट्री में ये केमिकल मिलाना, वो केमिकल मिलाना। और देखिए इन फ्यूचर अभी भी मैं लैब में ही काम कर रहा हूँ, तो केमिस्ट्री से रिलेटेड हो गया सर इन दिस टाइम आल्सो। जी जी जी। तो ये जो अभी आपकी जो जॉब है, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब आपको कैसे ये पता चला या फिर क्या होता है इसके? एट द टाइम ऑफ नवोदय विद्यालय, मतलब एक जनरल टर्म में समझना चाहूँ कि अगर और किसी को कुछ करना होगा, अगर कोई फिजिक्स ऑनर्स कर रहा हो या कोई केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहा हो, तो उन सब के लिए क्या स्कोप हो सकता है? उनके लिए बहुत अच्छी ये बहुत ही आप अगर बचपन से सुने होंगे तो ये हम लोग भी ने सुना होगा, तो एक रेलवे, SSC है ना, बैंकिंग या फिर एयरफोर्स, नेवी, इतना ही सुना था। लेकिन जी और DAE का जो फील्ड होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का फील्ड होता है, वो और भी बेस्ट होता है। आप आइए कभी इसमें, इस फील्ड में आइए। ये फील्ड बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हैं, आपको हर फैसिलिटी से आपको ये करवाएगा। और जहां तक सिलेक्शन की बात है, तो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप्स में आप या तो 12 पे आ सकते हैं, या ग्रेजुएशन पे आ सकते हैं, या BTech करने या MSc करने के बाद आप आ सकते हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल।
तो इसके लिए कोई अलग से एंट्रेंस एग्जाम्स होता है या कुछ ईयरली पेपर्स निकलते हैं या फिर कई सालों में एक आध आता है, कैसा रहता है इसमें? नहीं, नहीं, वैकेंसी का कैसा? मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें सिलेक्शन होने के लिए आपको डीआई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी होती है सर। और इस डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी में एनपीसीआईएल होता है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन। अभी जो मेरे दर्शक सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो बोल रहे होंगे कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन इस फील्ड में आप आएंगे ना, तो इसमें एक एनपीसीआईएल होता है, एक बीएआरसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होता है। तो इसमें आपको एक रिटन टेस्ट ली जाती है और एक साथ में इंटरव्यू ली जाती है। जब आप लेते हैं तो उसके बाद आपको मतलब सिलेक्शन हो जाती है और आप यहाँ पे आप जॉब के लिए आ जाते हैं। जी, और जी, बिल्कुल। जहाँ तक बोला जाए तो फैसिलिटी, वन ऑफ द गुड फैसिलिटी आपको मिलती है। आप अगर कैंपस में आएंगे यहाँ पे तो बिल्कुल शांत स्वच्छ, ऐसा लगेगा कि आप मतलब कहीं पे बिल्कुल ऐसा क्या बोलते हैं, जो शांति प्रिय लोग हैं वो बीएआर से ज्वाइन करे तो बहुत अच्छा बात है। क्योंकि ये बहुत ही मतलब आपको हॉस्पिटल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, जो भी मतलब आपको एक्सेसरीज चाहिए वो एक्सेसरीज मिलता है आपको यहाँ इसमें। जी, जी, बिल्कुल। तो जो भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं, मैं उनको एक बार फिर से बता दूं कि रणधीर जी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में कार्यरत हैं। तो आज हम उसी विषय पे इनसे चर्चा कर रहे हैं। उसमें हमने अलग-अलग बातों पे चर्चा की, जैसे कि नवोदय विद्यालय के छात्र रह चुके हैं और मैंने आपको पहले भी लिखा था कि वहाँ ये कैप्टन भी रहे हैं, नवोदय विद्यालय में, स्कूल कैप्टन। तो मतलब प्रतिभा और हौसला दोनों साथ-साथ लेके चले हैं। तो मैं एक बात जानना चाहूँगा रणधीर जी, मैं आपसे बात कर रहा था, आपने एक बहुत अच्छी बात कही और मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी कि जो पेरेंट्स हैं आज की डेट में, वो नॉर्मली हमारा क्या थॉट होता है कि चलो यार आज ये प्रॉपर्टी खरीद दिया बच्चे के लिए, आज ये बना दिया बच्चे के लिए। तो आपने एक बात बहुत अच्छी कही, वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपको बच्चों को बनाना है, ना कि बच्चों के लिए बनाना है। तो हाँ, ये क्या है? ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे कैसे है, इनबिल्ट फील्ड होता है, मतलब इनबिल्ट माइंड में एक फील्ड होता है कि यार बच्चे के लिए मैं इतना प्रॉपर्टी जमा कर देता, हाँ, इतना ये कर देता तो कितना अच्छा होता। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों के लिए मत बनाइए, बच्चों को ही एक ऐसा बना दीजिए ना कि जिससे वो आगे की ओर बढ़ जाए। हाँ, आगे जी, की जी। ओर एक एक प्रोसीड कर ले और ऐसा बढ़े कि मतलब वो ऐसा नाम कमा जाए, जैसे आईएएस बन जाए, आईपीएस ऑफिसर बन जाए। हाँ, तो अब आप बच्चे को क्या बनाएँगे? बच्चे ही आपको बना देंगे फिर। आपको जो चाहिए नेम फेम, जैसे आज तो मेरे माता-पिता कोई नहीं जानते थे, क्योंकि वो बेचारे गरीब आदमी थे, कहाँ लेकिन आज आज मेरी वजह से उनकी नाम हो रही है ना। तो इस तरह से आप ऐसा काम करें ना, जिसकी वजह से बच्चों को ही इतना अच्छा आगे बढ़ा दीजिए कि बच्चे ही कुछ करके जज़्बा से कर दे कि आप ही का नाम हो जाए माता-पिता का। और इससे बड़ी और क्या हो सकती है, कि माता-पिता ही फ़क्र करना शुरू कर दे कि मेरे मेरे बच्चे ने और सोसाइटी में तो ये भी हो सकती है ना कि आपके बच्चे मेरे मेरे बच्चे ने तो कि आपका बच्चा है क्या यो? रन आपका बच्चा जा रहा है, अरे वो आपका बच्चा, अच्छा आपका बच्चा है, इस तरह से होना चाहिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, तभी मैंने कहा कि जब आपने ये बात हमारी बातों के दौरान आपने कही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैं एक बार आपके विचार इस पे जानना चाहता था। तो आगे थोड़ी-सी इस चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं हाँ, बिल्कुल सर। और जैसे अभी मैं मुश्किल से ऑलमोस्ट ये आपके साथ चौथा सेशन है, पहले हमने लक्ष्मण जी के साथ किया, उसके बाद हमारे एक जितेंद्र जी शिक्षक हैं उनके साथ किया, इसके बाद हुँ, हमारे राज जी थे उनके साथ किया और चौथा सेशन आपके साथ है। बिल्कुल। पर अभी तक मैं ये देख रहा हूँ कि 4 हो गए बट अभी तक महिलाओं की एक भी भागीदारी नहीं आई। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि 2-4 लोग आगे आएँ और वो भी अपनी बातों को रखें और समाज के सामने ताकि हम उनको ला सकें। तो जो हमारी समाज की लड़कियाँ हैं, महिलाएँ हैं, वो भी आगे आएँ। तो आपका महिलाओं की भागीदारी चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, उस बारे में क्या विचार है आपके, क्या राय है? महिलाओं को जैसे जैसा कि अभी आपने जो शशि सर ने बोला कि महिलाओं को आगे बढ़ा चाहिए, मैं तो ऐसा बोलूँगा कि महिलाओं को ही सबसे आगे लाइए, क्योंकि अगर महिलाएँ एक महिलाएँ पढ़े,
पढ़ी हुई होगी, तो सारे बच्चे उनके कभी निरक्षर नहीं रह सकते। और महिलाओं में इतनी जज़्बा होती है कि वो चूल्हा-चौका छोड़ के और बाहर की ओर आ रहा है, और बाहर में अपने बच्चे को आगे की ओर बढ़ाने का प्रोसीड करे। बच्चे को बोले कि आप अगर एक पिता रहेंगे तो एक बच्चे को उतना नहीं अच्छा पढ़ा पाएँगे जितनी माताएँ पढ़ा सकती हैं। तो माताओं का आगे आना चाहिए। माताएँ ही अगर देश को, अगर भविष्य को आगे बढ़ाना होगा, तो एक माता का बहुत बड़ा रोल होता है। तो माताओं को मैं चाहूँगा कि वे कृपया करके आप आगे आइए, आगे बढ़िए, बच्चे को आगे बढ़ाइए। तो ये बहुत अच्छी होगी। इसलिए मैं चाहूँगा कि माताएँ, आप लोग और माताओं बहनों से मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइए, बाहर आइए और देखिए और बच्चों को आगे बढ़ाइए। जी, बिल्कुल। एक दौर है कि जहाँ पे अब धीरे-धीरे बदलाव आना शुरू हुआ है समाज में। लोग बेटियों को आगे कर रहे हैं, बट फिर भी शायद उतना नहीं है जितना होना चाहिए। अभी भी हमारे यहाँ देखा गया है कि बेटियों से ज़्यादा बेटों को महत्व दिया जा रहा है। ये एक दौर है जो शायद धीरे-धीरे ही परिवर्तन होगा, बट इसका परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि हाँ। आपने जैसा कहा कि बेटों को बनाइए, बेटों के लिए नहीं बनाइए, तो मैं उसी लिए कहता हूँ कि बेटी को हाँ, बनाइए, बेटियों के लिए नहीं बनाइए। आप ये मत सोचिए कि उनको क्या बिल्कुल, दहेज देना, बल्कि ये सोचिए कि जो आप खर्च कर रहे हैं उसके दहेज के, बल्कि वो अपने बच्चों पे खर्च करें, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हों, ताकि लोग सामने से आए, आपको लोगों के पास ना जाना पड़े। और एक कहावत है ना सर कि बेटियां जो होती है अब बेटे से कम नहीं है। आप किस फील्ड में लेना चाहेंगे? आप किरण बेदी से उठा लीजिए, कल्पना चावला से उठा लीजिए, कहीं भी जाएंगे ना तो बेटियां बहुत ही आगे बढ़ रही है। मैं तो उनको सजेस्ट करूंगा कि वो जब BARC की फॉर्म निकलती है तो जरूर उनको भरे और वहाँ यहाँ पे सिलेक्शन ले। उनके उनके लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आ सकता है। तो मैं बहनों से भी बोलना चाहूँगा कि कृपया करके आपको किसी तरह की भी कोई दिक्कत है, तो बेझिझक मुझे कॉल करें, बताएँ कि आपको ये समस्या है। तो मैं बिल्कुल आपके लिए, मतलब दिन जब जब ड्यूटी में ना रहूँ, तो मैं आपके लिए तत्पर हूँ, क्योंकि ड्यूटी में तो मोबाइल अलाउ नहीं रहती है, इसलिए मैं बात नहीं करता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल। और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँ कि आपके कुछ भी सवाल है, किसी तरह के भी सवाल हैं, तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उन सारे सवालों को हम लेने की कोशिश करेंगे और रणधीर जी से उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ आप जो भी दर्शक देख रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि आपका सवाल छोटा है, बड़ा है, जैसा भी है, आप सवाल पूछ सकते हैं। और एक दूसरी बात, मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप हमारे इस दांगी समाज गुजरात को समर्पित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर वीक कुछ ना कुछ नया लाते हैं और आगे भी कोशिश करते रहेंगे और जारी रहेगी। तो और प्लीज़ आप अपने सवाल ज़रूर पूछें रणधीर जी से। इन्होंने अपना कीमती समय निकाला है और हम चाहते हैं कि हम जितना इनसे ग्रहण कर सकें, क्योंकि ज्ञान बँट रहा है, बस उसे लेने वाला चाहिए। दूसरी बात हाँ, रणधीर जी, अच्छा। आपने जो कही कि बेटे और बेटियों का अंतर, हाँ, हाँ। तो मैं इससे शायद आपसे बहुत कम सहमत हूँ कि बेटे और हाँ। बेटियों का तो कहीं कोई कंपैरिज़न ही नहीं है। आप नहीं, नहीं, मतलब एक नहीं, हमारी जो बिल्कुल। सोच है। हाँ, हाँ। जी, नहीं, जी। अगर आप बोलते हैं कि से बेटा ही मेरा ये करके देगा, मेरा आगे बढ़ा के देगा, तो ऐसा नहीं होता है साहब। कि मतलब बेटा ही आपको, बेटियां भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है, और बेटियां जो आपको करके देगी शायद बेटा नहीं कर पाएंगे। ये मैं 100% कहूंगा कि जितना बेटियां आपको केयर करेगी, जितना आगे माता पिता या फैमिली को देख देगी, उतने शायद मैं बेटे से सब ये नहीं रखता। मतलब एक तरह से क्या बोल सकते हैं, सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बेटियां ने बहुत ऐसे ये अच्छे काम किए हैं। हाँ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। और मैं बोलना तो चाहता हूँ कि अगर आप किसी शिद्दत से चाहेंगे ना किसी भी मुकाम को पाने के लिए, तो सारी कायनात आपके साथ रहती है साहब। बिल्कुल सर, इसलिए बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप किसी शिद्दत से आप काम करना चाहेंगे या कोई मेहनत करना चाहेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी सारी की सारी कायनात आपके साथ होती है। बिल्कुल। आगे बढ़ने से पहले एक सचिन राज जी हैं, उनका सवाल है, उसको ले लेते हैं कि बिल्कुल सर। व्हाट इज़ योर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन? सवाल आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं।
हाँ। सचिन राज जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। माय सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इज़ यू नो वेरी वेल दैट एपीजे अब्दुल कलाम मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। एपीजे अब्दुल कलाम को मैं सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मानता हूँ। उनकी इंस्पिरेशन से कि एक गरीब रामेश्वरम का बच्चा जो कुछ नहीं आता था, कुछ कहने का मतलब कुछ नहीं आने का मतलब कि उनके पास रिसोर्सेस कम, ऐसा लगता था कि आपको कुछ कैसे प्राप्त करेंगे? लेकिन आपने देखा कि आपने एक ब एक रा मतलब एक सीनियर साइंटिस्ट होने के बावजूद भी एक राष्ट्रपति बने। तो इस तरह से मैं ये बहुत ही हमेशा उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बोली है, अ स्मॉल एम इज़ ए क्राइम। आप छोटा एम रखोगे तो एक क्राइम है, इसलिए जब भी माइंड में फीड करें तो एक बड़ा एम फीड करें और उसको आगे बढ़ाने की जारी रखें। निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाएगी। यही मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। थैंक यू रणधीर जी। अभी मुझे एक आपकी जीवनी को सुनते हुए एक छोटी-सी 4 लाइनों की एक कविता जो इस पे बिल्कुल सही बैठती है, और मैं बता दूँ अभी रणधीर जी आगे भी तैयारी कर रहे हैं अपने जीवन में। तो सुनिएगा कि मुश्किलें ज़रूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं, मंजिलों से ज़रा कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं। कदमें कदमों को बांध न पाएगी मुसीबत की जंजीरें, कदमों को बांध न पाएगी मुसीबत की जंजीरें, रास्तों से कह दो अभी भटका नहीं हूँ मैं, अभी भटका नहीं हूँ मैं। साथ चलता है दुआओं का काफिला, किस्मत से जरा कह दो अभी तन्हा नहीं हूँ मैं, अभी तन्हा नहीं हूँ मैं। तो आपकी जो लाइन है जिसमें आपने कहा कि भाई अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसको मिलाने पे लग जाती है, तो बिल्कुल सटीक बैठती है इस पे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने कहा पहले कि रणधीर जी कई सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हुए हैं। तो इनके गांव में एक क्लब है आजाद हिंद युवा क्लब, यही नाम है सर, शायद मैं सही हूँ, हाँ, आजाद बिल्कुल, हिंद युवा बिल्कुल। क्लब बेहर गाय। तो ये लोग बच्चों हाँ। के लिए हर साल कुछ ना कुछ अलग अलग तरह की प्रतियोगिता और कुछ अलग अलग तरह के आयोजन करते हैं। तो उसके बारे में जरा आप डिटेल में बताना चाहेंगे, रणधीर जी बात करना चाहेंगे? हाँ, जहाँ तक आज़ाद हिंद युवा क्लब की बात है, तो आज़ाद हिंद युवा क्लब हमारे सीनियर्स ने उन्होंने गठित तो कर दिया था, बट लेकिन बीच में रिसेशन के दौर में चली गई। तो फिर हम सारे जैसे नवयुवक लोग आए, और आपको ऐसे भी मालूम है कि हमारा गाँव अति पिछड़ा में था, बिल्कुल पिछड़ा हुआ। लेकिन जैसे-जैसे जी। नए-नए लड़के आए, नए-नए आए, तो उन्होंने अगल-बगल से जैसे तिलैया गाँव को देखा, तो वहाँ पे उन्होंने इंस्पिरेशन पाया कि अरे उस गाँव को बढ़ सकते तो हमारी गाँव क्यों नहीं? तो इस तरह से हम लोगों ने एक गठन करके और बोला कि एक ऐसा क्यों नहीं ऑर्गेनाइज़ करते हैं हम लोग कि जो गाँव में जो ऐसे बच्चे हैं, जो क्रीम स्टूडेंट हैं, उनको क्यों नहीं आगे की ओर बढ़ाया जाए? तो आगे बढ़ाने के लिए उस बच्चे को हम लोगों ने बोला कि एक कॉम्पिटिशन के जो भिरगांव टैलेंट सर्च फेस्ट करके आता है, उसमें हम लोगों ने 2 या 3,000 बच्चे हर साल उसमें अटेंड होते हैं, और उसमें से हम लोग क्रीम स्टूडेंट को सिलेक्ट करके और प्राइज़ और बिल्कुल मुफ्त में, और उसमें कोई पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। ये सारे के सारे स्टूडेंट लोग ही, मतलब जो सीनियर्स लोग हैं, उनका ही सहयोग रहता है, गाँव वालों का सहयोग रहता है। तो इस तरह से हमारे मतलब ऐसे आगे बढ़ते ही रहता है हमारा गाँव। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आप सब मिलकर जो समाज के और भी बच्चे हैं उनको भी आप आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैंने ये भी सुना है कि जब भी आप ऐसा कोई बड़ा फंक्शन करते हैं तो संख्या काफ़ी होती है लोगों की। तो आपको कैसा लगता है? मतलब ये ज जैसा कि मैं कोशिश करता हूँ कि कभी जाऊँ चाहे नहीं जाऊँ, लेकिन ये दीपावली पे गाँव ज़रूर जाता हूँ, और जब जाता हूँ तो वहाँ पे होस्ट करने का मुझे ही मौका मिलता है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों के, बहुत दूर-दूर के लोग आते हैं, और उनके साथ में मिलना, बड़े-बड़े अधिकारी लोग आते हैं, उनके साथ में मिलना, उनके से बातें करना, उन उन लोग भी हमें इतना मोरल सपोर्ट देते हैं, और फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ में मोरल सपोर्ट देते हैं। तो इस तरह से उनका सपोर्ट के कारण ही हमारा ऑर्गेनाइज़ेशन है जो आज़ाद हिंद युवा क्लब है, वो आगे की ओर बढ़ते रहता है।
आगे बढ़ रहा है और बढ़ते रहेगा। और फिर देखिए अभी फॉर्म के लिए फिर शुरू हो जाएगी, अब फिर फॉर्म भरेगी, फिर से एग्ज़ाम होगी, फिर वैसे ही प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ऐसा ही रहता है सर हम लोगों का कारवां। जी, बहुत बढ़िया रणदीप जी। आगे जैसा कि आपको पता है कि मोस्टली हम इसमें शिक्षा और उससे संबंधित बातें करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँ कि समाज में जो शिक्षा का स्तर है, उसके बारे में आपका क्या कहना है कि अभी मतलब मोस्टली हम लोग देखते हैं कि ऐसा नहीं है आज इन पिछले 8, 7, 8, 10 सालों में हमने देखा कि हमारे समाज में बहुत लोगों की नौकरियां, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, आप किसी भी डिपार्टमेंट में ढूंढ लीजिए, उसमें नौकरियां तो मिल रही है, बट अभी भी जो एक बड़ा तबका आईएएस, आईपीएस या फिर निजी क्षेत्र में, चाहे वो इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, उसमें नंबर्स कम हैं। तो आप क्या सोचते हैं? हाँ, ये हमारी समाज पहली बात तो कि हमारी समाज उतनी आगे नहीं बढ़ी थी, लेकिन अब धीरे-धीरे उस ग्रोथ की ओर दांगी क्षत्रिय संघ जो है आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आगे की ओर बढ़ रहे हैं और जहाँ तक आपने जो बोला कि डिफरेंट फील्ड में हमारे हमारे लोग जा रहे हैं। बहुत सारे लोग डिफरेंट फील्ड में जा रहे हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग। तो मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि उन पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगा कि कृपया करके आप बच्चे को, अगर आप सक्षम हैं कि बच्चे को पढ़ाएँगे, तो उनको छोटा टारगेट ना देके एक बड़ा टारगेट दीजिए। उनको बताइए कि देखो बेटे, ऐसा होने से, आईएएस बनने से, आईपीएस बनने से एक अलग ही समाज में रुतबा होती है, तो उसकी ओर ग्रोथ करवाने का कोशिश करना चाहिए। जैसे कि बोलते हैं ना कि अगर छोटा सोच रखेंगे तो छोटा ही में कहीं न कहीं फँस जाएँगे आप। इसलिए बड़ी मछलियाँ बिल्कुल। फँसाने के लिए बड़ी बड़ी जाल तो वही फेंकनी ही पड़ेगी आपको। और उसमें कैसा है, माता-पिता को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और और जहाँ तक आईएएस, आईपीएस इतनी बड़ी तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन उसमें अगर अगर डेडिकेशन और डिवोशन हो ना, तो निश्चित रूप से आपको सफलता की ओर अग्रसर करेगा। जैसे कि बोलते हैं कि लेबर नेवर गोज़ इन वेन, मेहनत आपकी कभी बेकार नहीं जाती है। इसलिए मेहनत करिए, निश्चित रूप से सफलता की ओर मिलेगी। आईएएस और आईपीएस ऑफिसर हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, हाँ, आप जा सकते हैं, निश्चित रूप से जा सकते हैं। और जैसा बोलते हैं ना कि हम लोग बोलते हैं कि अरे यार, ये पॉलिटी इतनी हार्ड होती है, राजनीतिक शास्त्र समझना बड़ा दिक्कत होता है, इतिहास समझना दिक्कत होता है। तो इतिहास को अगर आप सिलसिलावार ढंग से पढ़ेंगे, आप ज्योग्राफी को सिलसिलावार ढंग से पढ़ेंगे, या राजनीतिक शास्त्र को अच्छे से पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आपको आगे की ओर बढ़ाएगा। और उसमें क्या होता है, एक एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना होता है, और वो कॉन्सेप्ट अगर डेवलप कर गए तो यू विल बी सक्सेसफुल द आईएएस एंड यूपीएससी। जी। एक बात और आपसे समझना चाहूँगा रणधीर जी, कि जो बच्चे अभी हमारे समाज में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप हाँ क्या सर। कहना चाहेंगे? मतलब क्या गाइडेंस है? वो अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? सब्जेक्ट वाइज़ उसको कैसे ले सकते हैं? मतलब क्या आपकी गाइडलाइंस है उसके लिए? जहाँ तक आप अगर देखना चाहेंगे कि टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट अपने में ही फॉल्ट होती है सर। वो कोई फॉल्ट नहीं करता। टाइम मैनेजमेंट को खुद से ही टाइम मैनेज करना होता है। कि आपको डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी, आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी। और जहाँ तक टाइम मैनेजमेंट की बात होती है, तो आप एक एक तरह का ये रिजिडिटी मत लाइए कि हम सुबह 4 बजे जागना है तो 4 बजे ही जगना होगा, 5 बजे जगना है तो 5 बजे, ऐसा रिजिडिटी मत लाइए। उसमें ऐसा लाइए कि आपको जो भी सीखना है, एकदम कॉन्सेप्ट सीखना है, उसको जानकारी लेना है, समझना है आपको। और ऐसा नहीं कि ये आज का ये अपना क्या है, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया को आप थोड़ा बायकॉट करना पड़ेगा, और आपको पढ़ना पड़ेगा। जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि एक टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, तो टाइम मैनेजमेंट को एक फिक्स करिए कि आपके पास इतना समय है, तो इस समय को कैसे डिवाइड करूँ? अगर 1 घंटा है तो 1 घंटा में 30 मिनट्स को कैसे करूँ, 30 को
15 में कैसे करूँ, 10 की कैसे करूँ, 1 मिनट को कैसे करूँ। इस तरह से आप मतलब सेगमेंट वाइज़ बाँटिए। ऐसा नहीं कि आप एक एक आज 5 घंटा पढ़नी है तो पढ़नी है, तो 5 घंटा पढ़ने से नहीं होता है, क्योंकि आपको दिमाग में तो भी घुसना चाहिए, और वो होता है माइंड स्कैनिंग टेक्निक, एमएसटी होती है। माइंड को स्कैनिंग करना पड़ता है, टेक्निक को उसको उसको बैठाना पड़ता है। उसके बाद फिर आप जब भी ऑपरेट करेंगे तो आपको निकल के देगा। ऐसा है टाइम मैनेजमेंट का फंडा। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो मैं ज़रूर जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं या सुन रहे हैं और अपने जीवन में ज़रूर उसको उतारने की कोशिश करेंगे। और मैं आपसे जाते-जाते ये जानना चाहूँगा रणधीर जी कि हुँ, हुँ। समाज के नाम आपका क्या संदेश है? और हमारे इस प्रोग्राम के बारे में आपकी क्या राय है, क्या विचार है और क्या सलाह है? मतलब इन दोनों को अलग-अलग लिखते हैं। पहले बात करते हैं कि भाई ये जो हमने इनिशिएटिव लिया है इसके बारे में आपकी क्या राय है और क्या सलाह है जो हम इसमें और सुधार कर सकते हैं? इ सबसे पहले तो मैं आपको कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आपने दूर कहीं पे कहीं जॉब में हैं, उनको लेके आना, उनसे बातें करना, उसके बारे में जानना कि कैसे उन्होंने पढ़ाई किया, क्या किया, कैसे कैसे उन्होंने आगे बढ़ने को कोशिश किया। ये जानने के लिए आप इतने अच्छे उत्सुक हैं, तो ये जो आपने किया है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट है सर। और इसको और अगर मेरे तरफ से अगर कोई अगर आपको मतलब सहयोग लगे या किसी तरह से कोऑपरेशन लगे, तो आई विल ऑलवेज़ मीन्स वेरी आई एम रेडी फॉर यू सर, कि मतलब आपको कोई भी दिक्कत है। थैंक यू और सर। जहाँ तक हमारे समाज की बात है, तो हमारे समाज को जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे समाज के लोग हर फ़ील्ड में आ रहे हैं। आपने जैसा बोला कि सर पहली बार मैं देखा कि बीएआरसी में कोई आदमी है, मेरा आदमी है। तो बीएआरसी में तो ये कैसा है, आपका ये आपने ही बोला कि मैंने पहली बार देखा कि एक बीएआरसी में। तो सर ऐसा है कि सारे फ़ील्ड में है, उस फ़ील्ड में से हम लोगों को ओरिजिनेट करना पड़ेगा। वहाँ से एक्सट्रैक्ट निकालना पड़ेगा, कौन बच्चे कहाँ से क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, और जी, किसने कैसा एजुकेशन प्राप्त किया है, कैसे उन्होंने मेहनत किया। उस जगह से अगर लेंगे, अगर जो भी दर्शक देख रहे हैं, वो अगर चाहें तो हम लोगों से एक एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं कि भाई आपने क्या मेहनत किया, कैसे किया, तो ये आगे की ओर प्रोसीड करेगा। तो समाज से यही कहना चाहूँगा, समाज कृपया करके आप आगे आइए, आप आगे आकर और बढ़िए। निश्चित रूप से आपको मतलब एक बहुत ही स्ट्रीम जैसे बोलते हैं ना कि पूरा भारत भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में हमारी नाम होनी चाहिए, एक दांगी वर्ल्ड होनी चाहिए, ऐसा। जी बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद। रणधीर जी एक हमारे दर्शक हैं, पंकज जी, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि हम अपने समाज में लोगों को नौकरी करने से ऊपर सोचने की इजाज़त नहीं है क्या? तो पंकज जी अरे! बिल्कुल इजाज़त है। नहीं, नहीं, हाँ, बोलिए। ये बात के लिए मैं भूल ही गया, हम लोग दूसरे स्ट्रीम में पहुँच गया। अ दूसरे स्ट्रीम में मैं जैसा कि मैं अब अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम कमिंग ऑन दैट टॉपिक, कि आपने जी, एक बहुत अच्छी बात बोली कि हमें अपने समाज के लिए नहीं, नहीं साहब, ये नौकरी एक मुद्दा नहीं है कि नौकरी से ही हम कुछ आगे कर सकते हैं। साहब बहुत अच्छी-अच्छी फ़ील्ड है, जैसे कि एक बहुत ही अच्छे आप एक टेक्निकल फ़ील्ड उत्पन्न करके आप एक अच्छे किसान बन सकते हैं, एक एक अच्छे इंज एक एक मतलब क्या बोल सकते हैं, वही तो मैं बोला कि रीज़निंग एक दिमाग में लाइए ना, कि रीज़निंग लाइए दिमाग में, और रीज़निंग ला के और आगे की ओर बढ़िए कि कौन-सा फ़ील्ड में मेरे को, और एक होता है साहब कि इंटरेस्ट ऑफ फ़ील्ड होता है। इंटरेस्ट ऑफ फ़ील्ड में आप किस फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, वो फ़ील्ड की ओर आगे बढ़िए। जैसे कि बोलते हैं ना कि हम लोग तो ऐसे भी दांगी समाज है, तो कहने का मतलब हम लोग कृषक वर्ग से ही आते हैं। तो क्यों नहीं आप एक अच्छा एक दिमाग डेवलप करिए कि जो हमारे इतने से खेत में इतनी ही उपज हो रही है, तो इसके बारे में सोचिए ना कि थोड़ा इसको ग्रोथ कैसे करवाऊँ? ये भी तो एक मुद्दा हो सकता है कि मतलब कृषि की ओर जाइए। कोई कोई ए ए एक अभी तो ज़माना चल गया एंटरप्रेन्योर्स का, उसका में जाइए। जैसे अभी शशि जी हैं, तो ये इन्होंने आईटी फील्ड पकड़ के रखा है, तो इन्होंने आईटी फील्ड में अच्छा नाम कमा रहे हैं, तो इस तरह से जाइए ना, कोई ज़रूरी थोड़े है कि एक सर्विस में ही जा सकते हैं, नहीं। और भी बहुत अच्छी फील्ड है, जहाँ पे आप अपने को एक नाम कमा सकते हैं।
बिल्कुल। और मैं पंकज जी यहाँ 2 बातें ऐड करना चाहूँगा रणधीर जी के साथ। रणधीर जी ने बहुत अच्छी बातें करी इस पे, और मुझे बिल्कुल यकीन है कि आप इस बात से सहमत होंगे, और मैं इसमें 2 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि क्या होता है कि जब बिज़नेस की बात करते हैं हम, तो पढ़ाई कहीं भी बेकार नहीं जाती, चाहे वो बिज़नेस के लिए पढ़े या नौकरी के लिए पढ़े। बट जो हमारा एक माइंडसेट है हमारे समाज का, जो हमेशा से चला आ रहा है, क्योंकि देखिए हमारा समाज, जैसे कि रणधीर जी ने बोला कि हमारा समाज जो कि मोस्टली कृषक वर्ग है। तो कृषक वर्ग सबसे पहले ये सोचता है कि भाई बिज़नेस करेंगे तो भाई इसमें पैसा लगेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, तो हम वो कहाँ से लाएँगे? तो आप देखिए कि ज़्यादातर 70% 80% जो हमारा समाज है वो एक मीडियम वर्ग समाज है या लोअर मीडियम क्लास है। अब धीरे-धीरे वो अपर मिडिल क्लास में अपर मिडिल क्लास में वो एंटर हो रहा है। ऐसा नहीं है, सोच बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, लोग बिज़नेस भी कर रहे हैं। ऐसे समाज में बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसा कि मैंने पहले भी लिखा था एक अभी कल ही परसों, कि जल्दी हम आने वाले समय में हम समाज के उन बिज़नेसमैन को भी लाएँगे, उन एंटरप्रेन्योर्स को भी लाएँगे इस पोर्टल पे, इस चैनल पे, जिन्होंने खुद से एक नया बिज़नेस का अध्याय शुरू किया और कुछ आगे कर रहे हैं, ताकि जो लोग इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं, वो भी आगे आ सकें और सहयोग ले सकें। चाहे वो फार्मास्यूटिकल की फ़ील्ड हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की फ़ील्ड हो, चाहे वो आईटी फ़ील्ड हो। तो ये लिमिटेड नहीं है पंकज जी, बट ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे आगे ले जाना चाहते हो। और जैसे एक सोच, सोच जो होती है वो पहले दिन से डेवलप होती है। अब ये सोच हमको बदलने की ज़रूरत है। जैसे जब मुझे याद है, जब मैं पढ़ाई करता था, तो हमें यही बोला जाता था कि भाई तुम ये पढ़ लो, तुमको नौकरी मिल जाएगी, तुम ये पढ़ो, नहीं पढ़ो तो तुमको नौकरी नहीं मिलेगी, और नहीं पढ़ोगे तो तुमको छोकरी नहीं मिलेगी या लड़की नहीं मिलेगी। मतलब ये बहुत हमारे में एक कहावत है कि भाई पढ़ाई नहीं करोगे तो अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, भाई नौकरी नहीं है तो अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। तो ये सोच अगर आप कह रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ आप जैसे अगर 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 2000 युवा तैयार हो जाए, तो इस सोच को हम बहुत जल्दी समाज से बदल सकते हैं, और हम ये भी ला सकते हैं कि भाई नौकरी क्यों करना, आप नौकरी दो, बट आपको उस क्षेत्र में आगे जाना पड़ेगा कि आप क्या करना है। जैसे हमारे ही समाज में यहाँ पे कई लोग हैं, मैं गुजरात की बात करूँ तो कम से कम ऐसे 20-30 लोगों को जानता हूँ, जो खुद उन्होंने एक छोटा-सा या बड़ा-सा आप बोलो मंझौले उद्योग या बड़े उद्योगों ने स्थापित किए हुए 2, 4, 10 लोगों को नौकरियाँ दे रखी है। तो वो भी है, बट वो डिपेंड करता है वो समय के साथ आपकी कितनी कैपेबिलिटी और आप क्या करते हैं, उसके साथ संभव होता है। बट ये कहीं भी नहीं कहा गया कि आप जो पढ़ाई करेंगे वो सिर्फ़ नौकरी के लिए हो सकती है। आप जितनी अच्छी पढ़ाई करेंगे, आपका बिज़नेस उतना ही अच्छा होगा। और नौकरी ऐसा नहीं है कि नौकरी सिर्फ़ गवर्नमेंट जॉब होती है, यहाँ पे निजी क्षेत्रों में भी नौकरियाँ हैं। जैसे हमारे यहाँ पे एक बहुत बिल्कुल। चर्चित सिविल इंजीनियर हैं, उनको मैं लेके आऊँगा। मैं खुद आईटी फील्ड से आता हूँ, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग-अलग फील्ड में अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं। तो ऐसा नहीं कि हर कोई गवर्नमेंट जॉब में ही जा रहा है, वो प्राइवेट जॉब्स में भी जा रहे हैं या कुछ अपना भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि हमारा समाज जॉब तो सोचे, लेकिन जॉब से ऊपर हट के अपनी परिस्थिति को देख के, अपनी पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति को देख के बिज़नेस के बारे में भी सोचे। बिल्कुल सर। जी रणधीर जी, आप कुछ ऐड बिल्कुल, करना बिल चाहेंगे? नहीं, नहीं, बिल्कुल, मैं बोला ना कि डिफरेंट फ़ील्ड में मैं अपने यहाँ पे बात होते रहती है, हमारे जितने भी कलीग्स वगैरह हैं, यहाँ पे कलीग्स लोगों से बात होती रहती है। तो मैं एक ही बात पूछता हूँ कि अच्छा एक बात बताओ, भारत सरकार को केवल एजुकेटेड लोग ही दिखते हैं क्या? पीएचडी वाले उन्हीं लोग को भारत रत्न दी जाए क्या? हम तो चाहते हैं कि वो उस उ उन किसान किसान वर्ग को भी दिया जाए जिन्होंने सारे लोगों को खाना देता है, सारे लोगों को मेहनत मेहनत करके अपनी दिन पसीने सींच के और खाना देते, तो उनको भी तो एक मेडल देनी चाहिए। तो ऐसे थिंकिंग आनी चाहिए। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा सर जी। कि आप जो टीवी पर देखते रहते हैं कि ये सीरियल में ऐसा है, तो ये सीरियल में ये इनका जीवन ऐसा है, तो ऐसा नहीं है, टीवी का सीरियल का जीवन ज़िंदगी नहीं है, लेकिन जो मेहनती होते हैं, सिर्फ़ काम और काम करते हैं, तो आपने कभी देखा है क्या कि जगुआर है, ओडी है, उसका कभी एडवर्टाइज़ करते हुए देखा है? नहीं देखा है। तो इसका मतलब है कि आप टाइम वहाँ पे वेस्ट ना करके एक एक अच्छा टाइम इन्वेस्ट करिए, जहाँ से आप आगे की ओर बढ़ें और अग्रसर हों। ऐसा नहीं है कि एक आपका नौकरी ही फ़ील्ड है, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, आप डिफरेंट फ़ील्ड में जाइए और मैं शशि सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि उन उन लोगों को भी जो एंटरप्रेन्योर लोग हैं, उनको भी लाइए इस प्लेटफ़ॉर्म पे, उनसे भी चर्चा कीजिए कि किस तरह से आपने ग्रोथ किया है। तो फिर वो भी एक अच्छा आप हम लोगों को एक मोटिवेशन देके जाएँगे।
बिल्कुल सर, हमारा ये ऑलरेडी डिस्कशन और प्लान में है, बट क्या आपको पता है चीज़ों को अलाइन होते और उसमें समय लगता है। बिल्कुल हम उनके लिए भी कुछ करेंगे और यही नहीं, हम निजी क्षेत्रों के लोगों को भी लाएँगे। जैसा कि मैंने अभी हाँ, ज़िक्र किया, चाहे वो सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, आईटी इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, एमबीए किया हुआ हो, चाहे वो जिस भी क्षेत्र में बिल्कुल, अलग-अलग क्षेत्र में कर रहे हैं, उनको भी लाएँगे। प्लस हमारे समाज के जो भी लड़के या लड़कियाँ हैं, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, म्यूज़िक के क्षेत्र में हो, डांस के क्षेत्र में, अगर वो अच्छा कर रहे हैं, तो मैं उनके पेरेंट्स से आग्रह करूँगा कि वो हम तक उसकी जानकारी पहुँचाएँ और हम उनकी कहानी को लोगों तक ले जाएँगे। उससे क्या होता है, देखिए, जब आप लोगों को जानते हैं, लोगों को सुनते हैं, जब आप देखते हैं कि नहीं, हमारे समाज में लोग ऐसा भी कर रहे हैं, ये डेवलप हो रहे हैं। जैसे हमारे समाज में बिल्कुल, कई अच्छे प्लेयर्स होंगे जो बैडमिंटन खेलते होंगे, हुँ, क्रिकेट खेलते होंगे, वॉलीबॉल खेलते होंगे, बट शायद हम उनको नहीं बिल्कुल, जानते होंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने हुँ, आपको बता दिया कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का नाम सुना था, बट आज मैं पहला इंसान देखा समाज जिसमें समाज से मैंने पाया कि नहीं, कोई समाज से हैं जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भी काम कर रहे हैं। जैसे इसरो में मैं हुँ, जानता हूँ, यहीं पे हमारे समाज के, ये हमारे अहमदाबाद में ही है, जो कि इसरो बिल्कुल, में काम करते हैं। हुँ, इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट में। तो ऐसा नहीं है कि समाज के लोग अलग-अलग क्षेत्रों में, अभी मैं बताऊँ, अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा हमारे समाज के कई लोग हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनी चला रहे हैं। मतलब वो अलग-अलग दवाइयाँ बनाते हैं, टॉनिक्स बनाते हैं, वो भी बेच रहे हैं। यहाँ पे जो इंडस्ट्री है, जो गुजरात में जो इंडस्ट्री है, वो हाँ, मोस्टली बिल्कुल, मशीनरी बेस्ड इंडस्ट्री है। तो ये डिपेंड करता है, सेक्टर है। देखिए, हर चीज़ अलग-अलग है और एक समय है, समय के साथ हम अलग-अलग सेक्टर से, अलग-अलग सेगमेंट से लोगों को लाते रहेंगे। अभी जो हमारा सेगमेंट है, वो मार्गदर्शक सेगमेंट जो है, वो उन लोगों के लिए जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और बिल्कुल हम सबकी इच्छा को चाहेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इस प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ सकें, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों। हमारी ये कोशिश है और ये कोशिश हमेशा रहेगी। बिल्कुल, वन थिंग मोर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अभी आपको शायद ये बताना चाहूँगा कि अभी भी हमारी मिसेज़ इतना सहयोग करती है कि आप आगे बढ़ो, आप और पढ़ो, अच्छे पढ़ो। तो वो उनका सहयोग रहता है, वो कंधे से कंधे मिला के चलती है। तो मैं उन 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 स्टूडेंट को भी बताना चाहूँगा, या वो जो अभी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत आती है, तो कृपया करके आप हमें ज़रूर बताएँ। मैं आपको जितनी मेरी भरसक रहेगी, मैं आपको सहयोग ज़रूर करूँगा। अपने तरफ से सहयोग का पूरा ये भरसक प्रयास करूँगा। आपको चाहे जिस भी फ़ील्ड में आपको जाना हो तो। बिल्कुल। तो अभी आपको इस कमेंट सेक्शन में मैंने अपना नंबर दे दिया है, तो जो भी ऐसे हाँ, लोग हैं, जो भी इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, आप ओके सर। बिज़नेस एंटरप्रेन्योर हो, आप किसी निजी क्षेत्र में जॉब करते हो या आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हो, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी डिटेल भेज सकते हो, फिर हम आगे चर्चा करके हम हर संडे, अभी तो इंटरव्यू करें, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम वीक में 2 दिन भी करेंगे, और बिल्कुल, हम चाहेंगे आपकी जो कहानी है वो समाज के बच्चों तक, हर किसी तक बराबर पहुँचे और समाज के हर एक कोने में पहुँचे। और रणधीर जी, आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और आगे भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे। और जिन भी ओ माता-पिता को नवोदय, अपने बच्चों की नवोदय की तैयारी करनी है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं रणधीर जी से संपर्क करके उनके लिए जो भी तैयारी संबंधित कुछ गाइडलाइंस है, चाहे वो रीज़निंग हो, मैथ्स की हो, उससे रिलेटेड कुछ नोट्स और वीडियोज़ देने की कोशिश करूँगा, ताकि उससे आपको मदद मिल सके। और इसी के साथ हम लोग अपना सेशन यहाँ पे समाप्त करना चाहेंगे। रणधीर जी, आप आखिरी 2 लाइनें आपसे सुनना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल सर। मैं अंतिम अंतिम बातों से बंद करना चाहूँगा कि और विश्राम दूँगा। कर दिखाओ ऐसा कि बनना चाहे आपके जैसा। कर दिखाओ ऐसा बिल्कुल, कि बिल्कुल, बनना बहुत चाहे अच्छी बात आपके है। जैसा। हाँ, ऐसा ऐसा एक रोल मॉडल सेट करिए अपने आपको और आगे बढ़ाइए, और मेरा बेस्ट विशेस आपके साथ है, और किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो ज़रूर बताएँ। धन्यवाद आप बहुत-बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद रणधीर जी, आपका अपना कीमती समय देने के लिए। आपने अपनी बातें रखी, हमने आपको जाना, समझा, आपके करियर फ़ील्ड को और आगे आपके निर्देशों को जीवन में बिल्कुल, जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं उसको अपने जीवन में उतारें और सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर।